तो इस वीडियो में अब हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होने वाली है, रादर एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट प्रॉब्लम जो हमने अभी तक देखा दैट वाज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आप चार्ज पर यूनिट लेंथ को डिफाइन करते हो। बट इस वाले केस में हम चार्ज पर यूनिट एंगल को डिफाइन करेंगे। तो चार्ज पर यूनिट एंगल का जो रेशो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो चार्ज पर यूनिट एंगल, इसको आप बोल सकते हो दिस इज योर एंगुलर चार्ज डेंसिटी, और आप इसको लेमडा ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लेमडा ए से मैं यहाँ पर एंगुलर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो डी क्यू बाई डी थीटा। डी क्यू बाई डी थीटा दैट मीन्स डिफरेंशियल चार्ज जो कि डिफरेंशियल एंगल के ओवर स्प्रेडेड होगा, एग्जैक्टली इनका रेशो ही आपका कहलाएगा एंगुलर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप चार्ज पर यूनिट एंगल ले रहे हो, इसीलिए ये आपका एंगुलर चार्ज डेंसिटी है। अब फर्दर आप देख सकते हो कि मैं यहां पे डी क्यू को इस स्टाइल में लिख सकता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू Q divided by phi, that means charge per unit angle multiplied by d theta. दैट मीन्स मैंने इस वाले पार्ट को लिया, डी थीटा को यहाँ ट्रांसपोज किया, और ये आपके डी क्यू का इक्वेशन आ गया। सो जो डिफरेंशियल चार्ज आपके पास है, आप उसको इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल थीटा लिख सकते हो। आप डिफरेंशियल चार्ज को टोटल चार्ज और टोटल एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट के स्टाइल में लिख सकते हो। अब यहाँ पर समझना क्या है, आपको देखना है कि ये फाई एंगल यहाँ पर क्या है। टोटल चार्ज तो आपको पता है कि ये जो आपके पास यहाँ पर आर्क देकर है, ये जो आपके पास यहाँ पर एक कर्व देकर है, इस पर जितना भी चार्ज होगा वही आपका टोटल चार्ज क्यू होगा। ये फाई यहाँ पर आप जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, उस पॉइंट पे ये आर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वही फाई एंगल यहां पर है। अब आप देख लो, यहां पर आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे ये जो पूरा एंगल यहां पर सबटेंड हो रहा है, ये जो पूरा एंगल यहां पर सबटेंड हो रहा है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो, यही टोटल एंगल आपका फाई है। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये आपका रेफरेंस लाइन है, यहां पे ये आपका रेफरेंस लाइन है। अब आप देख सकते हो कि रेफरेंस लाइन की तरफ आपको जाना होता है। दैट मींस अगर आप इस साइड से रेफरेंस लाइन तक की तरफ जाओगे, इस साइड से रेफरेंस लाइन की तरफ जाओगे, तो आप आधा एंगल ट्रेवल करोगे। ये आधा एंगल जो आप यहां पर रेफरेंस लाइन तक ट्रेवल कर रहे हो, क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहे हो। एक बार देख लो, आप यहां पर क्लॉकवाइज जा रहे हो और ये आधा एंगल ट्रेवर्स हो रहा है। जो भी आपका क्लॉकवाइज एंगल होता है, आप उसको नेगेटिव लेते हो। आपने 5/2 को यहां पे ट्रेवर्स किया, तो मैं लिख रहा हूं -5/2। दैट मींस -5/2 का मतलब होगा आप इस साइड से लेके रेफरेंस लाइन तक चले गए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, यहां पर अगर मैं इस साइड से लेके रेफरेंस लाइन तक जाऊं, अगेन आप आधा ही एंगल ट्रेवल कर रहे हो, मगर इस वक्त आप एंटी क्लॉकवाइज मैनर में एंगल ट्रेवल कर रहे हो। दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और आप कितना एंगल ट्रेवल कर रहे हो, आप सिर्फ यहां पे हाफ ऑफ द एंगल ट्रेवल कर रहे हो, हाफ ऑफ 5/2 ट्रेवल कर रहे हो, तो इसलिए मैंने +5/2 लिखा है। दैट मींस लिमिट्स में आप क्या करोगे, लिमिट्स में आप जो लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे थीटा के रिलेटेड, इट विल बी फ्रॉम -5/2 टू +5/2। अच्छा, ये माइनस समझ में आ गया ना, क्योंकि नीचे वाला एंगल जो आप यहां ट्रेवल करोगे दैट विल बी क्लॉकवाइज। कितना ट्रेवल कर रहे हो आप, नीचे वाला एंगल 5/2, क्योंकि टोटल एंगल कितना आपके पास है, वो 5 है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका रेफरेंस लाइन यहां पर एंगल बाइसेक्टर भी बन रहा है। मैं बोल सकता हूं हियर रेफरेंस लाइन behaves as angle bisector। अब आपको पता है कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है जो इस पॉइंट पी पे सबटेंड कर रहा है आपका ये आर, यही वाला एंगल है ना, इसी का बाइसेक्टर आपका ये रेफरेंस लाइन एक्ट कर रहा है। सो इट एक्ट्स एज एन एंगल बाइसेक्टर। चलो टोटल फील्ड यहां पर देखते हैं। इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पर टोटल फील्ड को इवैल्यूएट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने ऊपर वाले हाफ में से एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। ये डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर डी थीटा सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मुश्किल होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो पूरा डी थीटा वाला एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। एक बार और सुन लो, यहां पर आपके पास एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे चार्ज डिफरेंशियल चार्ज होगा। इस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा वो डिफरेंशियल फील्ड होगा। फील्ड अवे होगा फ्रॉम द पॉइंट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहां स्प्रेडेड है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपके पास डिफरेंशियल चार्ज है, ये डिफरेंशियल चार्ज जो आपके पास है, ये एक डिफरेंशियल एंगल पे होगा ना स्प्रेडेड, वो डी थीटा है। और ये जो आपका डिफरेंशियल स्ट्रिप यहां पे बन रहा है, ये डिफरेंशियल स्ट्रिप एट एन एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। थीटा आपका वेरिएबल है।
थीटा आपका वेरिएबल है क्योंकि आप इस थीटा को ज्यादा बड़ा भी ले सकते थे, छोटा भी ले सकते थे, आप इस थीटा को इस पॉइंट पे भी ले सकते थे, आप ये वाला एलिमेंट ले लेते। तो थीटा आपका वेरिएबल है, डी थीटा आपके पास सिंपली वो एंगल है जिस एंगल पर आप छोटा सा डिफरेंशियल चार्ज ले रहे हो। अब यहां पर बात हो रही है पहले डिफरेंशियल फील्ड की। डिफरेंशियल फील्ड अगर मैं यहां पे बताऊं तो डिफरेंशियल फील्ड आपके पास जो होगा इट विल बी सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दैट इज के, फिर आपका ये डिफरेंशियल फील्ड किसी डिफरेंशियल चार्ज की वजह से होगा, वो डिफरेंशियल चार्ज आपका dq है डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय आपको आर स्क्वायर करना होता है। आप समझो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज्यूम करोगे कि ये आपके सर्कल का आर्क है, आप एज्यूम करके चलो कि ये आर्क जो आपके पास है ये सर्कल का आर्क है। अगर ये आर्क आपके सर्कल का आर्क है तो आप एज्यूम करो कि ये पॉइंट इस आर्क के सेंटर पे लाई कर रहा है, तो अभी मुश्किल होना नहीं चाहिए। दैट मींस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, रेफरेंस लाइन का डिस्टेंस, वही यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, वही यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, वही यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सारे रेडियस फॉर्म करेंगे। दैट मींस मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि रेफरेंस लाइन का मेजरमेंट आपको देकर होता है। दैट मींस रेफरेंस लाइन जो है उसका मेजरमेंट आपको नोन होता है, तो इट्स नोन, और इसका मेजरमेंट आप यहां पर लेट अस एज्यूम आर लोगे। दैट मींस अगर अब मैं डिफरेंशियल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ये डिफरेंशियल एलिमेंट इस पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा, आर डिस्टेंस की दूरी पे। दैट मींस यहां पर आपको डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करना है। एक बार और देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। और ये डिस्टेंस किस किस के बीच में होता है, बिटवीन योर सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट वेयर यू वांट टू इवैल्यूएट द फील्ड। हियर दिस इज योर सोर्स चार्ज जिसकी वजह से डिफरेंशियल फील्ड निकाल रहे हो, दिस इज द पॉइंट वेयर यू want to evaluate the field। इन दो के बीच का जो सेपरेशन है that will be the radius of this arc, वही मैं यहां पे r स्क्वायर लिख रहा हूं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, अब यहां पर मैंने क्या किया, जैसे रिंग में हमने किया था, मैंने यहां पर रेफरेंस लाइन के नीचे बराबर सिमेट्रिक वाइज और एक dq एलिमेंट लिया। ऑब्वियसली अगर मैं सिमेट्री को यहां फॉलो कर रहा हूं तो यहां पर इतना चार्ज dq होगा, ये भी d थीटा पे स्प्रेडेड होगा ना। और अगेन अगर मैं सिमेट्री को फॉलो कर रहा हूं, जितना थीटा एंगल ऊपर पे मैंने एक स्ट्रिप लिया, उतना ही थीटा एंगल नीचे जाऊंगा, फिर ये वाला स्ट्रिप लूंगा, क्योंकि सिमेट्री को फॉलो कर रहा हूं ना। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये है कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे बराबर डीई फील्ड ही होगा, दोनों डीई फील्ड होंगे, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस डीई को रिजॉल्व कर सकते हो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ऊपर वाले डी को भी रिजॉल्व कर सकते हो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डायग्राम में आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, सिंस आपका डी का मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे सेम है, थीटा भी आपका सेम है, दैट मींस आपका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। कहने का मतलब ऊपर वाले एलिमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, नीचे वाले एलिमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। नेट फील्ड यहां पर फिर अगर मैं इन दो एलिमेंट्स की वजह से बताऊं, इट विल बी ट्वाइस डीई कॉस थीटा। अब अगेन अगर आप सिर्फ डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे, एक बार और सुन लो, अगर आप सिर्फ डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे, यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर द एंटायर आर्क, ओवर द एंटायर आर्क। मगर अगर आप यहां पे ट्वाइस डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे, अगर आप ट्वाइस डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे, ट्वाइस, टू का फैक्टर ले रहे हो, तब आपको यहां पर सिर्फ हाफ ऑफ द आर्क के ओवर इंटीग्रेट करना होगा। अगेन आपने देखा, अगर आपने मेरा रिंग वाला जो मैंने रिंग की वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ऑन एन एक्सियल लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, तो वहां पर मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है कि आप एक बार अगर डी कॉस थीटा लोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर द एंटायर रिंग, वहां पर भी ये बात हुई है। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि अगर आप वहां पर ट्वाइस डी कॉस थीटा लोगे, क्योंकि वहां पर ऐसा ही सिनेरियो बन रहा था, तो वहां पर आपको इंटीग्रेट करना है ओवर द हाफ रिंग, नॉट ओवर द एंटायर रिंग। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि डीई कॉस थीटा, दैट मींस ये डीई कॉस थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करूं ओवर एंटायर आर्क, ओवर एंटायर आर्क अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, यही आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलोंग द बाइसेक्टर लाई कर रहा है। एक बार और देख लो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आपको मिल रहा है, वो इसी रेड लाइन के अलोंग मिल रहा है ना, इसी डॉटेड लाइन के अलोंग मिल रहा है ना। दैट मींस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द रेफरेंस लाइन, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। अब ये मतलब अब अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता, आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में होता,
बट आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, अलोंग द बाइसेक्टर ही दिखाना है आपको नेट फील्ड, मगर आप देख रहे हो कि यहां पे अवे है फ्रॉम दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस इस चीज का आपको टेक केयर करना होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर आप इवैल्यूएट करना चाहोगे, यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट डी कॉस थीटा, बट ओवर द एंटायर रिंग, ये चीज बहुत सॉरी ओवर द एंटायर आर्क, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर डायरेक्शन वाइज में बात करूं, दिस फील्ड इज डायरेक्टेड, मैं लिख सकता हूं यहां पे, दिस फील्ड is directed, मैं यहां पर लिख सकता हूं along the angle bisector। अब आपको बिल्कुल पता है कि एंगल बाइसेक्टर कौन है यहां पे। अब आपका जो फील्ड होगा या तो अलोंग द बाइसेक्टर ऐसे हो सकता है, या आपका नेट फील्ड जो होगा ये अलोंग द बाइसेक्टर ऐसे हो सकता है। आपका फील्ड कभी भी इस बाइसेक्टर के साथ एंगल यहां पर नहीं बनाएगा, इसको रिमार्क ले लो, ये रिमार्क ले लो, और अगेन इस पे भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। अब कंटिन्यू करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। दैट मींस या तो मैं ये करने वाला हूं इंटीग्रेट ओवर द एंटायर आर्क, या आप खुद से ट्राई कर लेना, आप इंटीग्रेट कर देना ट्वाइस डीई cos थीटा, मगर ओवर हाफ ऑफ द आर्क। हाफ ऑफ द आर्क का मतलब 0 से लेके 5/2 तक आप इसको इंटीग्रेट करना। मैं तो ओवर एंटायर आर्क यहां इंटीग्रेट करने वाला हूं, दैट मींस मैं -5/2 से लेके +5/2 तक इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि ये वाला जो लिमिट्स है यहां पे, ये पूरे रिंग को, सॉरी पूरे आर्क को यहां पे आपका यहां अकाउंट करेगा, जबकि 0 से लेके 5/2 का मतलब ये आपका 0 वाला पॉइंट होगा, रेफरेंस है ना ये। 0 से लेके आप 5/2 तक इंटीग्रेट करोगे, दैट मींस आप हाफ ऑफ द आर्क पे इंटीग्रेट कर रहे हो, मगर आपने 2 का फैक्टर यहां पे लिया हुआ है, तो अगेन आप देखोगे कि आंसर आपको फाइनली सेम मिलेगा। चलो मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं, आप देखते जाओ। यहां पर आपके पास EP है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल, आपकी DE का वैल्यू हमने लिखा हुआ है, इट इज K टाइम्स DQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहां पर आपके पास cos ऑफ थीटा है, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए अभी तक। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पर इस आर्क का आपको लेमडा इवैल्यूएट किया हुआ है ना, और लेमडा को इवैल्यूएट जब हमने किया है तो यहां पर हमने DQ को इवैल्यूएट किया है, तो DQ की जगह पर आप चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि इस पूरे पे चार्ज कितना है, Q है, वो तो पहले ही नोन है, दैट मींस Q आपका यहां पर नोन होगा, Q आपका यहां पे नोन होगा, फाई भी आपका नोन होता है, इसलिए तो लिमिट इसमें पुट कर रहे हो तो फाई आपका आगे नोन होता है। तो आप देख सकते हो कि DQ की जगह पर आप Q डिवाइडेड बाय फाई, दैट इज चार्ज पर यूनिट एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल एंगल ले सकते हो। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि जो आपका EP है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल, K की जगह तो K ही रहेगा, बट DQ की जगह पर आप चार्ज, यहां R स्क्वायर अपनी जगह पे, पर यूनिट एंगल मल्टीप्लाइड बाय d थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा देख लो, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, सारा बाहर आ जाएगा, तो आपका KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर फाई, ये तो सारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आपका रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। बट आपको यहां पर इंटीग्रल के लिमिट्स देने हैं, तो -5/2 से लेके +5/2 तक, -5/2 से लेके +5/2 तक, सिमिलरली -5/2 से लेके +5/2 तक, ये आपको लिमिट्स देने हैं। तो मैं कंटिन्यू करता हूं, जो आपका EP का वैल्यू आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू K अपनी जगह पे, Q अपनी जगह पे, R स्क्वायर फाई अपनी जगह पर, यहां पर कॉस का इंटीग्रेशन आपके पास साइन थीटा होता है, और लिमिट्स आप यहां पर दोगे फ्रॉम -5/2 टू +5/2। तो कंटिन्यू मैं करता हूं, तो पॉइंट P पे जो आपका फील्ड का इक्वेशन आपको मिलेगा EP, इट विल बी इक्वल टू, आपके पास K अपनी जगह पर है, Q अपनी जगह पर है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर फाई भी आप देख रहे हो कि आपके पास अपनी जगह पर है, अपर लिमिट पुट करो तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 5/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो ना, तो माइनस यहां पर, अब लोअर लिमिट पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ -5/2। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे। फर्दर अगर मैं देखूं, आप इसको लिख सकते हो कि EP इट इज इक्वल टू K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू फाई, यहां पर आपके पास ये आ जाएगा साइन ऑफ 5/2,
अच्छा, ये माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो दैट मीन्स ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर एक माइनस पहले से ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास प्लस साइन फाइव बाई टू आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ अ आर्क, वो आपको सिंपली यहां पर मिल रहा है, इट इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू फाइव मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस साइन, क्योंकि साइन फाइव बाई टू साइन फाइव बाई टू आपका ट्वाइस साइन फाइव बाई टू होगा। अब देख लो, मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट यहाँ पे करूंगा ताकि जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा ना, आपको आराम से वो मेमोराइज अभी होना चाहिए। जब आप देख रहे हो वीडियो को, अभी आपको मेमोराइज होना चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना कि जो आपके पास EP है, इट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप देख लो, ये के क्यू बाय आर स्क्वायर बहुत कुछ जाना पहचाना है, क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर आप लिखते रहते हो फील्ड का इक्वेशन, बट यहां पर आपका के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू क्या है, आपके आर्क पर जो स्प्रेडेड है चार्ज, टोटल चार्ज, ये वही क्यू है यहां पे, और आर जो है ये आपके आर्क का रेडियस है, उसी का स्क्वायर आप ले रहे हो, बस इतना फर्क है यहां पे। बट दूसरा पार्ट क्या रहता है, आप यहां लिख सकते हो ना, ये साइन फाइव बाई टू अपनी जगह पे, होल डिवाइडेड बाय फाइव तो डिनोमिनेटर में है, इस टू को आप इस फाइव के डिनोमिनेटर में ले सकते हो, इस टू को आप इस फाइव के डिनोमिनेटर में ले सकते हो, तो डिवाइडेड बाय फाइव बाई टू आ जाएगा। अब देख लो यहां पे, ये तो आपको पहले से ही याद होता है, फिर आपको मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करना होता है, साइन फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय फाइव बाई टू। कुछ लग रहा है 5/2 मगर ऊपर साइन 5/2 डिवाइड बाय 5/2। अब गलती से ये 5/2 और ये 5/2 कैंसिल नहीं करना, ये 5/2 साइन के आर्ग्यूमेंट में है, ये सिंपली अलग से साइन 5/2 है, आप इन दो को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। बट इक्वेशन बहुत आसान सा है ना, आपको बस लिखना है के मल्टीप्लाइड बाय आपकी आर्क पे कितना चार्ज है दैट इज क्यू, डिवाइड किसे करोगे, आर स्क्वायर से। यहां तक हो गया। फिर अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास ये है कि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, साइन 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 से। तो होपफुली आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप एक आर्क पर अगर आपका चार्ज स्प्रेडेड होगा, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू दिस आर्क। अब इसी के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जो कि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वही केसेस जो है आपके न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। चलो कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं, पर पहले हो सके तो इसको मेमोराइज करो। इसको आप मेमोराइज करो। चलो कुछ केसेस देखते हैं। देख सकते हो कि हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया। आपके पास EP जो है दैट मीन्स अगर मैं कोई भी आर्क लूं और एक पॉइंट उस आर्क के सामने रखूं जहां पर मुझे फील्ड निकालना हो, उस पॉइंट पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड होगा और वो आपका एंगल फाई होता है। और हमने देखा कि EP इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां पर क्यू आपके आर्क पर पूरा टोटल स्प्रेडेड चार्ज है, आर अगेन आप देख सकते हो कि आर्क का रेडियस ही है, और यहाँ पर आपका फाई उस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है ये वही होता है। और ये इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली, डिराइव की। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक आर्क तो ले रहा हूँ मगर ये आर्क आपके पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट बन जाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये आर्क आपके एक सर्कल का पार्ट है। चलो उस सर्कल का रेडियस यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वो आपके पास आर है, तो आपके पास एक सर्कल है, उसका रेडियस आपको आर देकर है, तो अगेन उसी में मैंने एक आर्क को लिया हुआ है। इस आर्क पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्प्रेडेड है, अभी तक कुछ भी मुश्किल होना नहीं चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट P पे जो फील्ड निकलेगा ना, वो एग्जैक्टली किसके अलोंग लाई करता है, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। दैट मीन्स आपका जो नेट फील्ड है, जो नेट फील्ड आपके पास है, आपको पहले ही पता है कि उसका डायरेक्शन होता है अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। ये आपका नेट फील्ड अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आपका फील्ड है, फिर वो टुवर्ड्स द आर्क हो सकता है या अवे फ्रॉम द आर्क हो सकता है। सिंस ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, आपका फील्ड होगा अवे फ्रॉम द आर्क। अगर यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज रखता, फिर आपका फील्ड होता टुवर्ड्स द आर्क। मुश्किल मत है अभी तक कहीं पे। अब देखते जाओ, यहां पर पहले एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो स्पेशल केस मैंने लिया है, यहां पर आपके पास जो एंगल सबटेंड हो रहा है इस पॉइंट पे, वो 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब आपका फाई यहां पर सिंपली 90 डिग्री है। स्पेशल केस तभी तो बन गया ना। अब फर्दर देख लो, यहां पर आपके पास ये 90 डिग्री है। अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आपका नेट फील्ड होगा। और फर्दर आप देख सकते हो कि ये तो 90 है, तो ऊपर वाला एंगल 45, नीचे वाला एंगल क्या होगा 45। चलो पहले इस पॉइंट पे नेट फील्ड निकालते हैं।
पहले अगर मैं यहां पर पॉइंट P की बात करूं, अगेन आपका पॉइंट P तो ये वाला पॉइंट होगा, तो पॉइंट P ये आपके पास है। पॉइंट P पे जो आपका नेट फील्ड होने वाला है K अपनी जगह पर, अगर मैं एज्यूम करूं कि इस आर्क पर पूरा चार्ज Q है तो मुझे Q लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मैं R² लिख सकता हूं ना, मुश्किल होना नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर मैं लिखूंगा ना साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर फाई की जगह 90 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देख लो यहां पर आप फाई को 90 इसलिए लिख सकते हो क्योंकि ये तो साइन का आर्ग्यूमेंट बन रहा है, बट यहां पर आपका फाई जो है इसके सामने ना साइन है ना कॉस है ना टैन है, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बन रहा है, यहां पर आपको फाई लेना पड़ता है रेडियंस में, इसका टेक केयर करोगे। अच्छा, दैट मीन्स आपका अगर फाई रेडियंस में है, फाई का वैल्यू 90 है, 90 का मतलब पाई बाई 2 होता है, तो यहां पर आपका ये बन जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि 90 का हाफ करोगे तो 45 होगा ना, 45 का मतलब क्या होता है, वो पाई बाई 4 होता है। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, मैं K अपनी जगह पे रख रहा हूं, मैं Q अपनी जगह पे रख रहा हूं, डिवाइडेड बाय R² अपनी जगह पे है, साइन 45 किसके बराबर होता है, 1/√2, और डिवाइड किससे होगा यहां पे, पाई बाई 4 से। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अभी और देख लो, अभी आप और देखते जाओ इसको कैसे हम बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में लेने वाला हूं मैं, आप देखते जाओ कैसे वो हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं कि जो आपके पास EP है यहां पे, इट इज इक्वल टू K अपनी जगह पे, Q अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय R², ये आपका बन जाएगा यहां पे 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 4/π। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पेशल केस अगर है तो क्या हमें इस रिजल्ट को याद रखना होगा, इस रिजल्ट को याद नहीं रखना है। अब यहां पर मैं और एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, वो ये है कि मैं इस चार्ज को रिप्लेस करूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले फैक्टर से। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं आपको यह बात बताऊं कि आपके पास ये आर्क है, इस आर्क का लेंथ आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस है। पूरे सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना होता है, जरा यहां पर बात करते हैं। पूरे सर्कमफ्रेंस का लेंथ आपके पास 2πr होता है, बट ये तो 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस है, दैट मींस यहां पर आपके पास जो टोटल लेंथ आपको देकर है आर्क का, मैं उसको L से रिप्रेजेंट करता हूं, लेंथ ऑफ आर्क, इसको मैं L से रिप्रेजेंट करता हूं, ये आपका 2πr डिवाइडेड बाई 4 है, जिसको आप लिख सकते हो πr डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया ना, मुश्किल मत है कहीं पे। अब अगर मैं यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का फैक्टर इंट्रोड्यूस करूं, मैं लिखूं कि लेमडा इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज तो Q है, मगर ये Q किस लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर πr डिवाइडेड बाई 2। मैं यहां पर आराम से देखते जाओ, मैं Q का वैल्यू निकाल सकता हूं ना, विच इंप्लाइज Q इट इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाई πr डिवाइडेड बाई 2। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर है, आपका Q का वैल्यू निकला इन टर्म्स ऑफ लेमडा। लेमडा इज नॉट एंगुलर डेंसिटी, हियर लेमडा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये चीज आप समझो पहले। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, मैं इस Q का वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। जरा EP का वैल्यू देखते हैं, आपका जो EP यहां पर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू K अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय R² अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाय, अब Q की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, लेमडा मल्टीप्लाइड बाय πr डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई मैं 2 लिख रहा हूं। दैट मींस आप खुद से देख लो, यहां पर मैंने पहले K बाय R² लिख दिया, फिर Q की जगह पे मैंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, रिमेनिंग क्या रहता है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 4। बहुत आसान है, जरा फर्दर देख लो, कुछ कैंसिल होगा आपके पास यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर आपका R और आपका R यहां पे कैंसिल हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहां पर आपके पास 4 डिवाइडेड बाई पाई भी है यहां पे, तो 4/π भी है यहां पे, तो आप देख सकते हो। एक बार और देखते हैं, K/R², Q की जगह पे मैंने लेमडा πr डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया, वो आप ब्रैकेट में देख सकते हो। फिर रिमेनिंग आपका 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 4/π है, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 4/π, R कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक ही R रहेगा, यहां पर पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। रादर आपका 2 1 और यहां पर 2 आ जाएगा, इस 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, तब जाके आप बोल सकते हो कि √2 और √2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब फर्दर देख लो कि आपके पास जो यहां पे EP का वैल्यू आ जाएगा, इट विल बी K डिवाइडेड बाय R इंटू लेमडा इंटू √2। जरा ये वैल्यू देख लो, EP इज इक्वल टू √2 टाइम्स K लेमडा बाय R। कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे देखे होंगे, अगर आपने रॉड का केस देखा होगा, ये K लेमडा बाय R वहां पे बार बार आ रहा था, मैंने आर्क के केस में भी ये K लेमडा बाय R लाया। अभी रुको, अभी और इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं। तो ये तो आपका नेट फील्ड है ना पॉइंट P पे, ये आपका नेट फील्ड है पॉइंट P पे, ये आपका नेट फील्ड है पॉइंट P पे। जरा वापस डायग्राम पे आते हैं।
दैट मीन्स इस पॉइंट पे नेट फील्ड का डायरेक्शन अगेन अलोंग द बाइसेक्टर ही लेना होगा, मगर अवे लेना पड़ेगा ना, अवे फ्रॉम द डेंसिटी लेना पड़ेगा। यहां पर ये पॉइंट पी है आपके पास, और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको ईपी मिल गया। अब जरा देखते जाओ, इस ईपी को आप रिजॉल्व कर सकते हो। आप यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा बनाओ, आपको पता है कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री। आप देख लो, मैं रिजॉल्व करने वाला हूं। यहां पे ईपी का एक कंपोनेंट यहां से आएगा, और मैं बोल सकता हूं इट विल बी ईपी कॉस 45 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा, एंड दिस विल बी योर ईपी साइन 45 डिग्री। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे। अब यहां पे समझो, ईपी का वैल्यू किसके बराबर आया था? ईपी आपका आया था √2 के लेमडा बाय आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 40 होता है 1/√2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका एक यहां पर जो कंपोनेंट आपको मिल रहा है, ये सीधे आपको के लेमडा बाय आर मिल रहा है। दिस इज योर वन ऑफ द कंपोनेंट्स, रादर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट तो ईपी साइन 45 है, जरा इसको थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं। ईपी की जगह पर क्या आपके पास है? √2, क्योंकि ईपी का वैल्यू निकाला, √2 टाइम्स यहां पर के लेमडा डिवाइडेड बाय आर अपनी जगह पे, साइन 45 भी 1/√2 होता है, √2 एंड √2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप देख रहे हो कि यहां पर आपको क्या मिल रहा है? यहां पर आपको के लेमडा डिवाइडेड बाय आर मिल रहा है, दैट इज योर सेकेंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दैट मीन्स अगर आपको एक एंगुलर आर्क देकर है, अगर आपको एक एंगुलर आर्क देकर है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना, आप हमेशा उनके कंपोनेंट्स के साथ डील किया करो। अब देख लो, ये वाला पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और उसका वैल्यू होगा के लेमडा बाय आर। सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और वो किसके बराबर होगा? के लेमडा बाय आर। रुको, अभी मैं डायग्राम वापस यहां पे बनाता हूं, देखते जाओ। यहां पर आपको पॉइंट पी पे फील्ड को डिस्कस करना है, और मैंने इस पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। चलो नेगेटिव भी लेते हैं। आप सोचो कि सिर्फ पॉजिटिव लेता हूं, चलो नेगेटिव भी इस वक्त लेते हैं। ये आपका नेगेटिव चार्ज है। पहले अपने आप को पूरा कंफर्म करो, जब क्वेश्चन को देख रहे हो पहले पूरा कंफर्म रहो, क्या एंगल 90 है दोनों केसेस में? हाँ 90 है, तो हम इस स्पेशल रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर एंगल आपका 90 डिग्री है, यहां पर आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो पहला पार्ट हो गया। दैट मींस अगर 90 डिग्री है, आप के लेमडा बाय आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का स्टाइल यूज कर सकते हो। अब जरा यहां पर आ जाओ, पहले ये वाला केस देखते हैं। यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड टुवर्ड्स के अवे होगा। दैट मींस आप एक फील्ड का कंपोनेंट ये दिखाओगे, इट विल बी के लेमडा डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लेमडा क्या आपके पास है यहां पे? लीनियर डेंसिटी है, वो चीज आप दिमाग में रखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, आर यहां पर आपके इस आर का रेडियस है, तो हो गया ना के लेमडा बाय आर। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। इसी आर का दूसरा एंड जरा देख लो। इसकी वजह से यहां पर आपके पास जो फील्ड होगा, पॉजिटिव की वजह से फील्ड टुवर्ड्स के अवे होता है, आपका फील्ड इस तरीके से जाएगा, अगेन इट विल बी के लेमडा बाय आर। अब जरा ये देख लो, ये आपका आई कैप होगा, ये तो नीचे की डायरेक्शन में है, मैं इसको लिख सकता हूं ना माइनस जे कैप। मैं आई कैप जे कैप अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर नेट फील्ड की मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं कि इस पॉइंट पी पे जो नेट फील्ड आपके पास होगा वेक्टर फॉर्म है, इट विल बी इक्वल टू के लेमडा डिवाइडेड बाय आर आई कैप, फिर माइनस आपके पास के लेमडा डिवाइडेड बाय आर जे कैप। ये माइनस कहां से आए? यहां से माइनस आ गया। आप यहां पे अगेन के लेमडा बाय आर को क्या निकाल सकते हो? कॉमन, ब्रैकेट में आई कैप माइनस जे कैप रहेगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है। और अगर मैं यहां पे बताऊं जरा नेट फील्ड निकालो, आप कुछ नहीं करना है, इसी वेक्टर जो कि आपको कंपोनेंट फॉर्म में देकर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर आपको कोई भी वेक्टर देकर होगा, अगर आपको कोई भी ए वेक्टर देकर है, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल ए एक्स आई कैप देकर है, प्लस आपके पास ए वाई जे कैप देकर है, तो आपका ये कंपोनेंट फॉर्म में आपको वेक्टर देकर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा, आप सीधे लिखते हो ना अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास ए वाई स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को डील करना है। फर्दर जरा यहां पर इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब आराम से देखते जाओ, क्योंकि यहां पर आप सीखोगे। यहां पे अगेन इस आर्क के दो एंड्स आपको लेने होते हैं, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड।
नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है कि अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे फील्ड होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो आप टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फील्ड दिखाओ। ये देख लो, दिखाया। कितना होगा? k लैम्डा बाय r। अगर आपने वीडियोस को फॉलो किया होगा ना, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियोस को, आप देखोगे कि आप यहां पर इसको एंजॉय करोगे, ये चीज, इस फॉर्मूले को। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन जो है, बस आपको k लैम्डा बाय r याद रखना है, आपका हर एक क्वेश्चन ऐसे स्टाइल पे बन ही जाएगा और बहुत कम टाइम है। जरा फर्दर देख लो, ये अगेन नेगेटिव चार्ज है, एक एंड से हो गया, आप दूसरे एंड पे जाओ, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है ना, आपको अगेन यहां पर इस तरीके से दिखाना होगा। अगेन आप यहां पे क्या लिखोगे? k लैम्डा बाय r। अच्छा, लैम्डा को याद रखो, लैम्डा, क्योंकि ये आपके पास 1/4 ऑफ द सर्कल है ना, तो लैम्डा आपके पास यहां पर है टोटल चार्ज ऑन 1/4 ऑफ द पार्ट डिवाइडेड बाय 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4। मैं ऐसे लिखूंगा इसको। ये आपका लैम्डा का डिस्क्रिप्शन है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप तो निकालते हो नेट ये पूरा, बट आपको फिर लेमडा सब्स्टिट्यूट करना होता है वहां पे। लेमडा सब्स्टिट्यूट करने पे जो आपको आंसर मिलता है वो आपके ऑप्शंस के साथ मैच करता है, वो चीज आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि अगेन ये आपके पास यहां पे प्लस जे कैप होगा, ये तो प्लस जे कैप होगा। यहां पर आपका जो फील्ड है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव, तो ये आपका आई कैप होगा। आप अगेन यहां पे फील्ड को लिख सकते हो ना, k लैम्डा बाय r आई कैप प्लस k लैम्डा बाय r जे कैप। तो इस स्टाइल से आप यहां पे फील्ड लिखोगे। तो ये तो अभी हो गया, तो यहां पर मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लब अप करने वाला हूं और आपके सामने कुछ स्पेशल केसेस और इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। बट आज के लिए इस वीडियो में इतना काफी है। बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।